मेरे चैनल में आपका स्वागत है और दोबारा स्वागत है। आज मैं एनिमे टामन्स बी साइड के एपिसोड 2 की व्याख्या करने वाली हूँ। कृपया अंत तक जुड़े रहें। तामोन, तुम इतने हैंडसम क्यों हो? अभी अभी नींद से जागी किनोशिता भारी कर्कश आवाज में बुदबुदाती है। उसके हाथ में एक कागज की पर्ची है। फुकुहारा तामोन के साथ हैंडशेक इवेंट का टिकट, और हमेशा की तरह वो खुशी से चीख पड़ती है। FACE, जो अब तक सिर्फ एंटरटेनर रहे हैं, आखिरकार अपना पहला अप क्लोज इवेंट करने जा रहे हैं। सीडीज पर अपनी सारी बचत खर्च करना वाकई में सही साबित हुआ। मुझे अपना शरीर अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ करना होगा। किनोशिता उत्साह से उछलती कूदती चलती है। हाँ, यही सही है। वो अब भी तामोन के घर में हाउसकीपर के तौर पर काम कर रही है। माफ कीजिएगा मिस्टर फुकुहारा। लेकिन किनोशिता अचानक वहीं जम जाती है, क्योंकि वो क्या देखती है? तामोन अपने मैनेजर से झगड़ रहा है। मैं रिटायर हो रहा हूं, दोबारा मेरे पास मत आना। तामोन गुस्से में कहता है। मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक जरूरी कॉल आने की वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। मिस्टर फुकुहारा, आप रिटायर होने से क्या मतलब है? किनोशिता पूछती है। तामोन के सिर पर एक काल्पनिक मशरूम उगाता है और वो उदासी से जवाब देता है। आखिरकार हैंडशेक इवेंट तो होने ही वाला है। मैं बहुत नर्वस हूं। मुझे मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। और भी मशरूम उगाते हैं जब वो फिसलते हुए जमीन पर बैठ जाता है। किनोशिता भी उसके सामने बैठ जाती है और सहानुभूति से कहती है, आपके फैंस की मुस्कान को इतने पास से देखने का ये एक दुर्लभ मौका है। क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया के हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान हो? लेकिन तामोन फिर से अपने ड्रामेटिक मोड में चला जाता है। किसी भी तरह से देखो, मैं ये नहीं कर सकता। सैकड़ों लोगों से आमने सामने बात करना, मैं तो पक्का अपनी असलियत जाहिर कर दूंगा। मैं अभी से वो भविष्य देख सकता हूं जहां मेरे फैंस जान जाते हैं कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूं। मैं इतना नर्वस हो जाऊंगा कि मेरे हाथ लगातार पसीने से भीगते रहेंगे। फिर मेरे फैंस कहेंगे, तुम्हारी हथेलियां इतनी गीली हैं कि इन पर मशरूम उग सकते हैं। मैं सबको डरा दूंगा। और वैसे भी मेरी पर्सोना तो इतनी घमंडी है। हाथों में पसीने की ग्रंथियां होना अजीब है। और आखिर सेक्सी और वाइल्ड होता क्या है? ऐसे अपराधी में क्या खास है जो किसी भी पल गिरफ्तार हो सकता है? जो लड़की ऐसे आदमी के लिए सीरीज पर अपनी बचत उड़ाएगी, वो तो पागल ही होगी। अब किनोशिता और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो फट पड़ती है। तामोन की पसीने वाली हथेलियां तो रामबाण हैं, समझे? तामोन के साथ एक ही हवा में सांस लेना किसी शानदार दावत से कम नहीं है। और सुनिए, अपराध को सेक्सी एंड वाइल्ड से मत मिलाइए। और अब वो पूरी तरह कल्पनाओं में डूबते हुए तामोन चर्च पहुंच जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, दूसरे अपराधों को सेक्सी एंड वाइल्ड से मत मिलाओ। इन्हें भले ही सेक्सी एंड वाइल्ड पढ़ा जाए, लेकिन कांजी में इसे विश्व शांति लिखा जाता है। कांजी जापानी लिखने की एक पद्धति है। मुझे बहुत बहुत माफ करना। तामोन उसकी तीव्रता से कांपते हुए माफी मांगता है। मैं तो लगभग उस पर फिर से झपट ही पड़ती। किनोशिता ये समझते हुए बुदबुदाती है और आगे सोचती है। इकीहारा की हैंडसमनेस तो मानो इस दुनिया से परे है, लेकिन मिस्टर ग्लूमीहारा वाकई अपने आप में काफी आकर्षक है। तामोन अपनी हुडी की डोरियों से खेलते हुए जवाब देता है। अगर मुझे ये करना ही है तो मैं इसे सही ढंग से करना चाहता हूँ। जो लोग मुझसे बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, उनके सामने मैं आधे मन से कुछ नहीं करना चाहता। किनोशिता मेज पर डब्बों का एक ढेर रखती है और समझाती है। तो फिर ये रहे पिछले 2 सालों का पूरा डेटा। मैंने इन्हें मैगजीन इंटरव्यूज, ब्लॉग पोस्ट्स और ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल से इकट्ठा किया है। और ये है मेरे हाथ से लिखे हुए सूत्र नोट्स, टीवी पर, ऑनलाइन वीडियोज़ में और सोशल मीडिया पर तामोन की कई बातों के, जिन्हें मैं अपनी कल्पनाओं की ईंधन की तरह इस्तेमाल करती हूँ। तामोन उन सूत्र नोट्स को पढ़ता है जैसा कि वो उन्हें कहती है, और हैरान रह जाता है। कमाल है, इनमें से कुछ बातें मुझे खुद भी याद नहीं थी। असल में किनोशिता उसे उसके पुराने रूप को फिर से देखने और उसे असल जिंदगी में उतारने का सुझाव दे रही थी। तामोन के भीतर थोड़ा सा आत्मविश्वास लौटता है, लेकिन वो उससे एक मॉक हैंडशेक इवेंट करने को कहता है। किनोशिता सिहर जाती है और अपनी कल्पनाओं में सोचती है, न, मैं इतना स्वर्गीय सुख बिना किसी कीमत के कैसे भोग सकती हूँ? उधर हमेशा की तरह उदास तामोन खुद को कोसने लगता है। मेरे जैसा चलता फिरता कचरा आखिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि लोग मेरे लिए समय निकाले? ये तो बहुत ज्यादा घमंड हो जाएगा। ये सुनकर किनोशिता उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है। क्या
अगर बात आपकी है तो सिर्फ इस जन्म में नहीं, मैं तो अगला जन्म भी आपके लिए दे दूंगी, समझे? आखिरकार किनोशिता उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। तामोन उसे पूरी तरह चौंका देता है। वो उसका गाल थामता है, उसे अपनी ओर खींचता है, कमर पर हाथ रखता है और धीमी मोहक आवाज में कहता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। और किनोशिता का दिमाग तितलियों और चमक से फटने लगता है। तामोन तुरंत माफी मांगता है। मुझे माफ करना, सच में माफ करना। मैं इतना घिनौना हूं कि तुम्हारा दिमाग ही उड़ा दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम फिर से आहत हो। चलो इसे यहीं भूल जाते हैं। मुझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने के लिए भी माफ करना। किनोशिता सिर हिलाती है और कहती है, सच कहूं तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप शायद नहीं जानते, लेकिन जब मैं जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब आप ही थे जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा हौसला दिया। इसीलिए अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इसके बाद तामोन उसके साथ लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और किनोशिता बार बार अपनी काल्पनिक दुनिया में आती जाती रहती है। आखिरकार हैंडशेक इवेंट का दिन आ जाता है। हॉल फैन गर्ल्स से भरा हुआ है। किनोशिता भी वहां मौजूद है जब तामोन एक एक करके लड़कियों से हाथ मिला रहा है। कुछ लड़कियां तो उसके करिश्मे से बेहोश ही हो जाती हैं। हालांकि किनोशिता खुश है, फिर भी वो ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह पाती। तभी दो लड़कियां किसी छोटी सी बात पर आपस में झगड़ने लगती हैं। किनोशिता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। आखिरकार वो उसकी सबसे बड़ी फैन है। वो खुद को संभालती है, तामोन मंदिर की कट्टर अनुयायी बन जाती है और चिल्लाती है, घर जाओ, तुम जैसे लोग जो तामोन के पवित्र कानों को अपवित्र करते हो, इस दुनिया में जरूरत ही नहीं है। लेकिन इससे पहले कि झगड़ा बढ़ी, सुरक्षाकर्मी उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अलविदा मेरा स्वर्ग, किनोशिता मायूसी से बुदबुदाती है। वो बुदबुदाती है, छोड़ो, मेरे बिना भी उसके पास ढेर सारे जोशीले फैंस हैं। बस तामोन खुश रहे, यही काफ़ी है। चलो FACE को सपोर्ट करते रहो। आज के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च कर दिया है। अब उसे वापस कमाने के लिए मुझे खूब मेहनत करनी होगी। आखिरकार बायस को सपोर्ट करना साल भर चलने वाला काम है। वो अपने काम की जगह पहुंचती है जहां उसकी सीनियर उसे बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। वो सामने वाले को देखती है और वहीं जम जाती है, अविश्वास से बुदबुदाते हुए, ये क्या है, कोई कॉम्पोजिट इमेज? तुम आई क्यों नहीं? तामोन शर्माते हुए उससे पूछता है। हाँ, ये सच में तामोन ही है। वो हैरानी से लगभग फट पड़ती है, लेकिन खुद को संभालते हुए जवाब देती है, मैं गलती से अपना टिकट खो बैठी थी, लेकिन मैं वेन्यू तक तो गई थी। वहाँ तामोन उसके पास आता है, उसकी दोनों कलाई पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम कुछ भी कह सकती हो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। किनोशिता धीरे से कहती है, असल में मेरी एक बहुत ही बेशर्म सी ख्वाहिश है। भले ये झूठा ही क्यों ना हो, मुझे एक मीठा सपना देखने दो, बस थोड़ी देर के लिए। क्या तुम सिर्फ मेरे तामून बन सकते हो? मुझे नहीं चाहिए, तामून तीखे स्वर में जवाब देता है। उसकी सीधी सी अस्वीकृति किनोशिता को चोट पहुंचाती है। तभी फिर से उसके सिर पर काल्पनिक मशरूम उगाते हैं और वो फिर से मिस्टर ग्लूमीहारा बन जाता है। मुझे ये सिर्फ एक पल के लिए नहीं चाहिए। मैं सच में चाहता हूं कि तुम मेरी तारीफ करो। वो उसके और करीब आता है। उनके बीच बची नन्ही सी दूरी भी मिट जाती है। तुमने अपना टिकट क्यों खो दिया? तुम्हें अपनी प्रैक्टिस का नतीजा दिखाने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो उसके हाथों को थामकर अपनी उंगलियों में फंसा लेता है। मैंने सोचा था कि तुम बहुत खुश हो जाओगी। वो अपनी आंख से एक आंसू पोंछता है। क्या ये हद से बाहर था? और अब हमारी किनोशिता का दिल एक बार फिर छाती से बाहर उछलने को हो जाता है। दृश्य बदलता है। किनोशिता अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है। उसके दोस्त थोड़े सनकी हैं, अगर नरमी से कहें तो। वो किसी भी हालत में तामोन को किसी और लड़की के करीब नहीं देखना चाहते। और जरा सोचिए, अगर कोई लड़की उसके करीब आए तो उनका सामूहिक विचार क्या होगा? मैं बता देती हूँ। चलो उसे चोट पहुंचाते हैं, सब मिलकर उसे चोट पहुंचाते हैं। किनोशिता सिहर जाती है, लेकिन वो उसे काल्पनिक अंधेरे मशरूम के दलदल में घसीट ले जाते हैं और उसके साथ लोटपोट होने लगते हैं। अगर कोई औरत ये सोचे कि वो तामोन के करीब आ सकती है, तो चलो उसे चोट पहुंचाते हैं। चोट पहुंचाओ, चोट पहुंचाओ, वो मंत्र की तरह दोहराते हैं। उधर किनोशिता मन ही मन सोचती है, मैं इन्हें कैसे बताऊं? मैं तो रोज अपने बायस के घर जाती हूं, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। किनोशिता वापस तामोन के घर अपने काम पर जाती है।
तामोन टीवी पर कोई न्यूज़ देख रहा होता है। क्या ये आपका अगला शो है? किनुशिता पूछती है। हाँ, तामोन जवाब देता है। ये वीकेंड के प्राइम टाइम में आने वाला काफी पॉपुलर वैरायटी शो है। उस आने वाले शो में होस्ट फैशन एक्सपर्ट्स और फैंस से FACE के हर मेंबर के घर के कपड़ों को रेट करवाएगा और तुलना करेगा। किनुशिता उसे बधाई देती है, लेकिन तामोन बिल्कुल खुश नहीं लगता। वो कान ढककर चिल्लाने लगता है। मैं इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। प्लीज मुझे और एस को नफरत मत करना। असल में यही मेरे पास एकमात्र कैजुअल कपड़े हैं। मुझे बहुत अफसोस है। हाँ, अब तक हमने उसे घर पर हमेशा एक ही कपड़े में देखा है, किनुशिता कहती है। लेकिन ये आप पर अच्छे लगते हैं। एक फ़ैन के तौर पर अगर आपके कैजुअल कपड़े खास ना भी हों तो भी कोई बात नहीं। लेकिन तामोन सुन ही नहीं रहा। वो फिर से खुद को नीचा दिखाने लगता है। तुम सही कह रही हो। सिर्फ ये झुर्रीदार थोड़ा सा गंदा सादा हुडी ही मुझ पर जचता है। इस दुनिया में कोई और कपड़ा मुझ पर सूट नहीं करता। तो किनुशिता उसे शॉपिंग पर ले जाती है। मॉल में किनुशिता उसका इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद तामोन आता है, लेकिन उसके सिर पर एक अस्थायी कार्डबोर्ड का डिब्बा होता है जिसमें आंखों के लिए 2 छेद काटे गए होते हैं। पहले तो वो सन्न रह जाती है, लेकिन फिर सिर झटकती है और दोनों शॉपिंग शुरू करते हैं। किनुशिता को तामोन के पुराने सारे कपड़े याद होते हैं। उसी जानकारी का इस्तेमाल करके वो उसे नए कपड़े पहनाती है। जब वो चेंजिंग रूम का पर्दा खोलती है जहां तामोन कपड़े ट्राई कर रहा था, तो वो वहीं जम जाती है। तामोन उसे एक बेहद आकर्षक मुस्कान से देखता है। वो नाटकीय ढंग से गिरने लगती है, लेकिन तामोन उसे थाम लेता है। पहले वो एक सलीकेदार अमीर CEO की तरह तैयार होता है, फिर वो नियम तोड़ने वाले लड़कियों में लोकप्रिय बैड बॉय के रूप में सामने आता है। किनुशिता उसके गले में हार पहनाने में उसकी मदद करती है। वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं एक बेकार अनाड़ी इंसान हूं। कपड़े खरीदने के बाद वो उसे लंच के लिए एक जगह ले जाती है, वही जगह जहां वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ आती है और समझाती है, मैं यहाँ दोस्तों के साथ इम्तिहान से पहले पढ़ने भी आती हूँ, लेकिन वो बस एक बहाना है। असल में हम यहाँ बस बातें करने आते हैं। तामोन पास वाली टेबल पर बैठे हाई स्कूल के लड़कों को देखता है जो हंसते बोलते बातें कर रहे होते हैं। वो बहुत खुश दिख रहे थे। वो अपने चेहरे से कागज का बैग थोड़ा हटाता है, कॉफ़ी की एक चुस्की लेने से पहले बुदबुदाता है, मुझे ऐसी जिंदगी से बहुत जलन होती है। फिर वो किनुशिता की ओर देखता है, तुरंत फिर से अपना चेहरा ढक लेता है और माफ़ी मांगता है। मुझे माफ करना, हम यहाँ मजे करने नहीं आए थे, लेकिन मैं इतना लापरवाह हो रहा हूँ। किनुशिता जवाब देती है, आपने गलत समझा। मुझे बस यह एहसास हुआ कि तामोन जैसा अद्भुत इंसान भी हम जैसी छोटी छोटी चीज़ों से खुश होता है। क्या आप अक्सर दूसरे मेंबर्स के साथ नहीं घूमते? ये सुनते ही तामोन का मूड बिगड़ जाता है। जवाब साफ तौर पर नहीं। उसी पल संयोग से किनुशिता की वही दोस्त जिनके साथ वो पहले थी वहां आ जाती हैं और उसकी टेबल पर रुक जाती हैं। किनुशिता साफ तौर पर घबरा जाती है और उनकी कई बातें याद आ जाती हैं। वो पूछती हैं कि उसके साथ बैठा आदमी कौन है और उसके चेहरे छुपाने पर उसे जज करने लगती हैं। फिर उनके चेहरे का भाव बदल जाता है और वो चिल्लाकर पूछती हैं, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तामोन बस इतना कहता है, खैर, मैं इसका दोस्त हूँ। घबराई हुई किनुशिता मन ही मन सोचती है, मैंने एक भगवान से इतना निंदनीय झूठ बुलवा दिया, और जोर से कहती है, हाँ सही है, वो मेरा जूनियर हाई का दोस्त है। लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करती। वो जोर देती हैं कि वो अपना चेहरा दिखाएं, लेकिन तामोन खड़ा हो जाता है, किनुशिता का हाथ पकड़ता है और उसे सड़क पर खींच ले जाता है। किनुशिता फिर से अपनी कल्पनाओं में खो जाती है। ये तो किसी गुप्त मुलाकात जैसा है। लेकिन जब वे सुनसान जगह पहुंचते हैं तो उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसने क्या किया है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, मुझे सच में माफ़ कर दीजिए, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी मैं आपको बाहर ले आई और लगभग पापराजी से फ़ोटो खिंचवा ही दिया। एक फ़ैन के तौर पर मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपके पास खड़े होने के लायक नहीं हूँ, तामोन कहता है। मैंने ही आपसे कहा था कि मुझे यहाँ लाएं। आपका मुझसे माफ़ी मांगना अजीब है। लेकिन किनुशिता जिद पर अड़ी रहती है, नहीं, भले ही आप मुझे माफ़ कर दें, मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती। अब से मैं आपसे कम से कम 3 मीटर दूर रहूंगी। मुझे सच में माफ़ कर दीजिए। तभी तामोन उसके सामने झुककर बैठ जाता है और पूछता है, मिस किनुशिता, मेरी ओर देखिए, क्या आप मुझे पसंद करती हैं? ये कहते हुए वो अपने चेहरे से कागज का बैग हटा देता है। बिल्कुल, मैं आपके लिए सिर्फ अच्छे भाव रखती हूँ, वो मन ही मन सोचती है और सिर हिला देती है। फिर वो कहता है, तो मेरी बात सुनिए,
आज मुझे बहुत मजा आया, धन्यवाद। वो मुस्कुराता है और किनोशिता का दिमाग उड़ जाता है। अगले दिन टैमोन खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह नाकाम हो जाता है और खुद को कालिक से सन लेता है। किनोशिता उसे रीस्टोर करती है और पूछती है, आप क्या बनाने वाले थे? रोल्ड ऑमलेट। वो जवाब देता है, फिर आगे कहता है, इन जन्मी हुई जिंदगियों को कृतज्ञता से खाने के बजाय मैंने उन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया। मैं तो उन्हें फेंकने भी वाला था। जब तक मैं एक ढंग का रोल्ड ऑमलेट नहीं बना लेता, मैं अपनी गतिविधियां रोक दूंगा। किनोशिता उसे दिलासा देती है, जरा रुकिए, अगर आप रोल्ड ऑमलेट नहीं बना पाते तो क्या कोई और चीज नहीं है जिसमें आप अच्छे हैं? अपने फैंस को मुस्कुराना सिखाना। अगर आप इतने लोगों को मुस्कुरा सकते हैं तो आप एक फर्स्ट क्लास शेफ नहीं तो और क्या है? यह सुनते ही टैमोन का चेहरा चमक उठता है। तभी उनका पल टूट जाता है जब मिस्टर फुजिता ताली बजाते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं, आप कमाल हैं, आपने अस्थिर स्थिति में रहे टैमोन को एक पल में शांत कर दिया। मैं हैरान हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक हाउसकीपर रखने से वो इतना बदल जाएगा। वो हाल ही में बहुत मेहनत से काम कर रहा है। दरवाजे के पीछे खड़ा टैमोन बुदबुदाता है, मिस्टर फुजिता शायद मुझे एक फ्री लोडर समझते हों, लेकिन मिस किनोशिता अलग हैं। शायद, हो सकता है। मिस्टर फुजिता आगे कहते हैं, तो फिर हैंडशेक की प्रैक्टिस और शॉपिंग पर ले जाना आपकी सेवाओं का हिस्सा है? किनोशिता फिर से जमीन तक झुक जाती है, गिड़गिड़ाते हुए, मुझे सच में माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे बहुत गलत फहमियां हो सकती थीं। मिस किनोशिता ने कुछ भी गलत नहीं किया। टैमोन चिल्लाता है और उसके बगल में झुक जाता है। अगर किसी को चोट पहुंचानी है तो मुझे पहुंचाइए। लेकिन उनकी हैरानी के लिए मिस्टर फुजिता खुद उनके सामने झुक जाते हैं और इतनी तेजी से बोलते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। अब से मैं टैमोन के सारे घरेलू काम आपको सौंपता हूँ। शर्म की बात है, लेकिन हमारी एजेंसी छोटी है और हमारे पास ज्यादा संपर्क नहीं है। हम बहुत कम स्टाफ में काम कर रहे हैं। उस अस्थिर मानसिक स्थिति वाले ज़ॉम्बी को मैं आपके हवाले करता हूँ। किनोशिता टैमोन की ओर देखकर सोचती है, तो इसका मतलब मैं जो भी करूं सब कानूनी है? और उसका दिमाग फिर से अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता है, टैमोन के बारे में सोचते हुए। जब टैमोन 16 साल का था, वो ऑडिशन के लिए अकेले टोक्यो आया था। उसकी पिछली हालत देखकर लगता है कि उसकी मैनेजर के पास उसकी देखभाल का समय नहीं था और वो बाकी मेंबर्स के भी करीब नहीं था। ऐसी स्थिति में उसके लिए ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि वो किसी दयालु फैन पर भरोसा करे जिससे उसकी मुलाकात संयोग से हुई थी। किनोशिता ये तय करती है कि वो टैमोन का ख्याल रखेगी। कुछ देर बाद वो मेज साफ कर रही होती है, जबकि टैमोन कमरे के कोने में बैठा होता है। तभी उसका फोन बजता है। उसने टैमोन की जो तस्वीरें ली थी वे अब ऑनलाइन आ चुकी थीं और वो खुशी से चीख पड़ती है। टैमोन उठकर उसके करीब आकर बैठ जाता है और कहता है, तुमने अभी अचानक चिल्लाया था ना? मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन इस पल कम से कम मेरे लिए तुम खास हो। और उसके शब्द एक बार फिर किनोशिता के दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं। बाद में जब वो बाथटब में नहा रही होती है तो वो सब कुछ याद करती है, कैसे टैमोन ही उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। शुरुआत में उसने सोचा था कि ये बस एक फैन का अपने आइडल की मदद करना है, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाती और चिल्ला उठती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको मेरी राय और ये रिकैप पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में लिखिए नेक्स्ट एपिसोड, और मैं जल्द ही अगले चैप्टर का रिकैप और अपने विचार लेकर आऊंगी।